वेलकम बैक। हम कंप्यूटर प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस, स्टोरेज डिवाइसेस आदि के बारे में सामान्य जानकारी ले चुके हैं। अब हम उसके बाद में प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितना टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है उस टॉपिक से कुछ रिकॉल प्रक्रियाएं हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम रिकॉल करने के लिए यूज में ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप ध्यान से सुनेंगे। इससे बेस्ड या पीछे जो कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ा है उससे बेस्ड क्वेश्चंस मैं इससे अगली वाली क्लास के अंदर आपको दूंगा। अब मेरे साथ ही प्रश्न सॉल्व करेंगे और उसके उत्तर एक बार आप टॉपिक पढ़ के तैयार रखिए। एक दो दिन बाद वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको साथ में प्रश्न करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया, जो कंप्यूटर पढ़ रखा है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसमें से हम प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र कहा गया है। कंप्यूटर को अभिकलित्र कहा गया है। अभिकलित्र कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो भाषा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। सेकंड, इसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द है। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के प्रदर्शित किया जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह से सुने और इसमें दिए गए पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सेकंड है चार्ल्स बेबेज। नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज। ये शब्द पहले आया था कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। एक और चीज है, जैसे साक्षरता का सामान्य अर्थ उसी तरीके से कंप्यूटर साक्षरता का सामान्य अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर साक्षरता या कंप्यूटर लिटरेसी का मीनिंग है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन और है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में प्रदर्शित या मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके डेट को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1984 नवंबर में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा भारत के अंदर की गई थी। अगले पॉइंट में, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। बहुत ही खास पॉइंट है, यहां पे आपको अंडरलाइन करके याद रखना है। सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है और इसका निर्माण ECI या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा या ECI के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर वर्ष 1955 में ISO कोलकाता के अंदर लगाया गया था। तो वो तो था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, नाम है सिद्धार्थ। तथा भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां और कौन सा लगाया गया था, तो 1955 या 1955 में ISO कोलकाता के अंदर ये कंप्यूटर लगाया गया था जिसका नाम है HEC-2M। HEC-2M के नाम से पहला कंप्यूटर कोलकाता के ISO में लगाया गया था। नेक्स्ट है, एक और शब्द आता है, भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है या कहां स्थित है। तो भारत की सिलिकॉन वैली या घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है या बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट निर्मित
की है। कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी या भाजपा या बीजेपी भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट निर्मित की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक एक पॉइंट के रूप में है, डिटेल सूचना यहां प्रदर्शित नहीं की जा रही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, चारों की डिटेल हम पहले ले चुके हैं। 4 प्रकार के कंप्यूटर क्रम से दिए गए हैं, डिजिटल, फिर एनालॉग, हाइब्रिड। हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं। और चौथा कंप्यूटर है ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो 4 प्रकार के कंप्यूटर सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और लास्ट में है ऑप्टिकल। नेक्स्ट स्थिति और है इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर या गणितीय गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर अर्थात ये सबसे पहले वाला प्रकार जो बताया था डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। और आकलन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला दूसरा, तो पहला है गणना के सिद्धांत पर कार्य करने वाला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है आकलन या डिटर्मिनेशन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालिसिस लॉग कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। इसी तरीके से एनालॉग और डिजिटल को अगर एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो निर्मित कंप्यूटर को हम नाम देते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड या संकर कंप्यूटर, संकर शब्द हाइब्रिड के लिए काम में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें, संकर या हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यम आकार के। अभी आकार के हिसाब से अगर देखें तो मध्यम आकार के कंप्यूटर हमेशा क्या नाम से प्रदर्शित किए जाते हैं? मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इसी तरीके से यदि सूक्ष्मतम आकार के सबसे छोटे कंप्यूटर हैं जिनको क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर्स का वर्गीकरण पहले लिया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो उनमें माइक्रो सबसे छोटे आकार के, फिर मध्यम आकार के मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम उससे बड़े और सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को हम आकार के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एक और है, अब है क्षमता या स्पीड के आधार पर। तो सामान्य कंप्यूटर से लगभग 10 गुना तेजी से कार्य करने वाले विशाल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। वैसे यहाँ 10 की पावर 3 से अधिक भी ली जाती है, तो भी आप ध्यान रखेंगे सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में कई गुना अधिक क्षमता युक्त होते हैं और आकार में भी बहुत ही बड़े होते हैं। इसी तरीके से एक सुपर कंप्यूटर यहाँ पर कई सामान्य कंप्यूटरों का कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट स्थिति और है, एक सुपर कंप्यूटर में लगभग कितने माइक्रो कंप्यूटर जितनी क्षमता होती है? लगभग 42,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशन कैपेसिटी या स्ट्रेंथ या परिकलन क्षमता होती है। और इसकी गति को, ये आपको शब्द ध्यान रखना है, इसका मीनिंग है मेगा और ये है फ्लॉप्स के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। मेगा फ्लॉप्स के अंदर मापते हैं किसको? गति को। गति को या प्रोसेसर की गति के लिए भी हम इसी मेगा फ्लॉप्स पर सेकंड के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, जो शॉर्ट के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है मेगा फ्लैप्स पर सेकंड, MFPS, मेगा फ्लॉप्स पर सेकंड के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था वो आपको ध्यान रखना है, क्रे के 1S। स्पेलिंग देखें, CRAY, क्रे के सिंबल है 1S। ये कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर है जो 1979 के अंदर बनकर तैयार हुआ था और इसको किसने बनाया है? USA में बना है और क्रे के नाम के रिसर्च कंपनी के द्वारा निर्मित है। तो नाम भी क्रे के कंपनी और 1S के नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये डीप ब्लू नाम ध्यान आपने सुना होगा। ये कंप्यूटर सामान्यतः चेस या शतरंज खेलने के लिए भी प्रयुक्त किया गया था। तो डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर
1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है और इसका उपयोग करने के बाद इस सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। तो अगर शतरंज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि डीप ब्लू कंप्यूटर है जो 1 सेकंड में लगभग 20 करोड़ शतरंज की चालें सोच सकता है। इसी ने गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व की प्रथम, अब ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट ध्यान रखना हो, पहले आया था डिजिटल कंप्यूटर, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC, स्पेलिंग्स ध्यान रखना, ENIAC। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC, ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये दोनों शब्द मिला के ध्यान रखना, सिर्फ डिजिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के लिए हम ENIAC शब्द का उपयोग करते हैं। और जबकि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे K1S। इसी तरीके से विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम डिटेल में ले चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क या अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं इंटरनेट है, जिसमें पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंटर से यहाँ पर मतलब अर्थ है इंटरनेशनल और नेट का मतलब है नेटवर्क। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को शॉर्ट में इंटरनेट कहा जाता है। और शुरुआत के अंदर, प्रारंभिक स्थिति के अंदर जो नेट प्रयुक्त किया गया था उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ARPANET पहले नाम आया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जनरली आजकल इस इंटरनेट का अधिकतम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ही खास बात है, और ये हमने कंप्यूटर पीढ़ियों के अंदर इन शब्दों का उपयोग किया था। उसमें से कंप्यूटर पीढ़ी की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम निर्वात ट्यूब्स का उपयोग करते थे या निर्वात ट्यूब्स काम में ली जाती थी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब के उपयोग द्वारा निर्मित किए गए थे या उसमें इनका उपयोग किया गया था। इसी तरीके से आधुनिक कंप्यूटर के अंदर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेमीकंडक्टर का अर्थ है, सेमी का मतलब अर्ध, कंडक्टर का मतलब चालक। तो अर्धचालक मेमोरी या स्मरण शक्ति का कार्य करती है। तो सिंपल है, आधुनिक कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर ही मेमोरी या स्मरण शक्ति का काम करते हैं। सेमीकंडक्टर आपको ध्यान रखना है, उसी को यहाँ पर हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। ये अर्धचालक अर्थात इनकी चालकता सामान्य अचालकों से अधिक, जबकि जो चालक हैं उनसे कम होती है, इसलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। और इनकी अर्धचालकों की कार्य क्षमता या चालकता ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, जबकि सामान्य चालक है तो ताप बढ़ने के साथ उसकी चालकता घटेगी। अगर मैं कॉपर वायर लेता हूं और कॉपर वायर की अगर चालकता की बात करें और कॉपर वायर को गर्म किया जाए, तो कॉपर वायर जितना ज़्यादा गर्म किया जाएगा उसकी चालकता में उतनी ही कमी आएगी। लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की बात करता हूं तो अर्धचालक गर्म होने के बाद में उसकी चालकता में लगातार वृद्धि होती है। एक और ये कॉमन शब्द है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट, वैसे सामान्यतः 1 किलो या 1K यदि मैं प्रदर्शित करता हूं तो ये 10⁻³ या 1000 के बराबर होता है। ये संख्यात्मक पूर्वलग्न है। 1000 किसी भी मात्रक को प्रदर्शित करना है तो उसको किलो के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो KB लिखा हुआ है इसमें K और B दोनों कैपिटल लिखे जाते हैं। और चूंकि बिट को सम्मिलित करके हम बाइट का निर्माण कर रहे हैं और बाइट्स जनरली 8 या 8 बिट मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। और इसी गुणक में, इसलिए आपने देखा होगा मेमोरी है या स्टोरेज है, यह 8 के गुणक में आते हैं। कैसे? जैसे 8 या मेमोरी है 8 हो सकती है, या रैम या रोम 8 या 19 के गुणक में होते हैं। 8, 16, 32, 64, 128, 256,
इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे से आगे दुगना करते जाइए, लेकिन 8 से पूर्णतः विभाजित होगा और उसी मेमोरी को हम मोबाइल की मेमोरी के लिए और कंप्यूटर की मेमोरी के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसकी मूल इकाई बिट या सूक्ष्मतम इकाई बिट है और 8 बिट से एक बाइट बनता है और बाइट के आधार पर हम मेमोरी या स्मरण शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, चाहे रैम हो या रोम हो। रैम में प्रोसेसिंग या कार्यशील कार्य करने की प्रकृति के आधार पर, जबकि रोम है तो स्टोरेज क्षमता के आधार पर हम इसको बाइट के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 1024 ध्यान रखना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? किलो का मतलब है यह गिनती यहाँ से कर दीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक की प्रक्रिया में 4 अंक अगर दिए हुए हैं और उसमें 24 लास्ट में है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है और इसी की संख्या को हम बाइट के रूप में किलो बाइट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 1024 बाइट को मिला करके 1 किलो बाइट बनता है। अब ये दोनों शब्द आप ध्यान रखेंगे, एक शब्द हम पहले ले चुके हैं BIT और दूसरा शब्द हम जनरली यूज कर रहे हैं क्या? बाइट। सबसे ज़्यादा मेमोरी को प्रदर्शित करने के लिए हम बाइट का उपयोग करते हैं, जबकि बिट इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। 8 बिट मिलकर के यह 1 बाइट का निर्माण करता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर KB, MB, GB, TB, PB आदि से दर्शाया जाता है। तो B यहाँ पर किसके लिए होगा? बाइट के लिए, ठीक है। और बिट के लिए पूरा शब्द BIT या बाइनरी डिजिट के लिए शॉर्ट में BIT लिखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, इसी को हम मेमोरी के लिए मेगाबाइट अगर लेते हैं तो ये 1024 के बराबर है, लेकिन क्या होना चाहिए? किलोबाइट। तो सीधा सा है 1024 बाइट्स है तो हो जाएगा 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट है तो मेगाबाइट। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट है तो 1 गीगाबाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सभी में चॉइस अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा और इसी के लिए यहाँ प्रदर्शित 1 किलोबाइट 1024, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। इसी तरीके से यहाँ 1 मेगाबाइट को हम शॉर्ट में इसी को प्रदर्शित करते हैं, यहाँ कैपिटल M मेगा के लिए, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो इसी रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और बी का अर्थ जरूर ध्यान रखना, बी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? बिट और बाइट दोनों में से प्रदर्शित करें तो यहाँ पर बी बाइट कहलाएगा, बीट नहीं कहलाएगा या बिट नहीं कहलाता है। बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, लेकिन हम गणना के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बाइट का ही उपयोग करते हैं। अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल में स्पष्ट रूप से 2 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि बाइट शब्द कहाँ काम में लेना है और बिट शब्द कहाँ काम में लेना है। स्पष्ट रूप से प्रश्न में इसको कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर गीगाबाइट की बात की जाए तो 1024 वापिस आएगा, आगे मेगाबाइट लग जाएगा। तो इस तरीके से क्रम से हम ले रहे हैं किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, फेम्टो, एट्टो, इस तरीके से आगे शब्दों में परिवर्तित होगा। यहाँ पे 1024, फिर 1024 इंटू 1000, फिर 1024 इंटू 1000 इंटू 1000। तो इस तरीके से लगातार 10 की पावर घातांक के रूप में परिवर्तित होगी। ये घातांक 3 के रूप में, ये घातांक 6 के रूप में, फिर क्योंकि 1024 के गुणक के रूप में या 1000 के गुणक के रूप में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, इसी तरीके से 21, इसी तरीके से 24, इसी तरीके से 27, 30 तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और यही हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। वापिस मैं प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि ऑप्शन में अगर इस तरह की सूचना दे रखी है तो सही उत्तर कैसे चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वापिस टॉपिक में सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाली प्रचालन या ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे अधिक कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाला ऑपरेटिंग या प्रचालन प्रणाली के रूप में किसको काम में लेते हैं? विंडो को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है? विंडो को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक और है यूज नेट,
NET, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है यूजर नेटवर्क के रूप में। तो यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली या सिस्टम है, उसी को हम यूजनेट या यूजर नेट के रूप में शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं। यूजर नेटवर्क को शॉर्ट में यूजनेट के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरीके से जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक, इस पे एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ ध्यान, इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ में जुड़ता है तो उसे हम इस नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई या जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक, चाहे मैं हूं आप हैं, तो इंटरनेट धारक उसी को कहेंगे। अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, गेटवे कहा जाता है। और गेटवे के अंदर आपने एक नाम और सुन रखा होगा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब है किसी अन्य देश को भारत के साथ में जोड़ना या इंडिया के साथ में जोड़ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता। तो उसी आधार पर हम इसको कि एक अगर नेटवर्क धारक है अन्य नेटवर्क के साथ में जुड़ता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गेटवे कहा जाता है। एक और खास बात है, कंप्यूटर के प्रोग्राम की सूची को सिंपल सा है मेन्यू, MENU, ये शॉर्ट नाम जरूर ध्यान रखना, MENU, या होटल में खाने की लिस्ट जो होती है या कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उस प्रक्रिया को मेन्यू कहा जाता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई भी क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट प्राप्त हो जाती है, उसी को हम मेन्यू कहते हैं कि आपको आगे इनमें से कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है। जैसे होटल के मेन्यू में आप जाकर के किसी निश्चित खाने को या बेवरेज को या पीने की चीज़ को आप, या चाय है, कॉफ़ी है, दूध है या और कोई खाने का आइटम है, उसको सिलेक्ट करते हैं तो मेन्यू का वो एक पार्ट है, उसका हम उपयोग करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी राइट क्लिक करने से मेन्यू ओपन होता है, उसमें से आप एक प्रक्रिया को सिलेक्ट या चयन कर सकते हैं। एक और शब्द का ध्यान देना, ये जनरली हम इस नाम से तो वाकिफ हैं, फाइल किसे कहते हैं तो वो ध्यान रखना है, रिकॉर्ड्स का संग्रह। ये सामान्य रूप में रिकॉर्ड्स के संग्रह को फाइल के नाम से प्रदर्शित करते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी यह फाइल के रूप में प्रदर्शित होता है। किस रूप में, फाइल के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ध्यान रखना, रिकॉर्ड्स का समूह या संग्रह क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखना, ये शब्द पहले स्पेशल रूप से आपको अंडरलाइन करके बॉक्स बना के बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर में आप गणना और सिद्धांत, ये दो पर आधारित कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है जो गणना तथा सिद्धांत दोनों पर आधारित है, उसी के आधार पर यह अपनी प्रक्रिया को संपन्न करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर, व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले एक और आ गया था जिसको कहा था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ENIAC फर्स्ट। उसी तरीके से भारत विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको हमने नाम दिया है यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक, ये विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहले आया था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC और ये है व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरीके से ये एक प्रोग्राम है जिसको कहा गया है फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये नाम डिटेल में आ चुका है। तो फोरट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई कौन सी भाषा है, ये पहली भाषा है जो फोरट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई है। इसी तरीके से हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर भाषा, ये आप नाम ध्यान रखें, प्रदेश, ठीक है, हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और सामान्यतः इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द पहले आया था देसी, ठीक है, क्या है सोच के रखना, देसी शब्द पहले आया था और अब आया है प्रदेश। तो प्रदेश यहाँ पर क्या है, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर भाषा क्या कहलाती है, प्रदेश कहलाती है। नेक्स्ट और है, ये भी एक आप नाम है जो कि लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में आपने पढ़ रखा है और ये उच्च स्तरीय भाषा है। जैसे C++ आदि हमने लिया था, तो कोबोल भी एक उच्च स्तरीय भाषा है और यहाँ पर C किसके लिए लिखा गया है, कॉमर्स के लिए, ठीक
ठीक है। तो व्यवसाय के अंदर उपयोग में ली जाने वाली भाषा कौन सी है? कोबोल। और ये HLL या उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जो अंग्रेजी भाषा के समान ही है। इसी तरीके से कोबोल की प्रकृति आप देखें, कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। शब्द ध्यान रखना, कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और इसी को हमने बोल्ड अक्षरों में प्रदर्शित किया। नेक्स्ट है प्रोलॉग। ये कंप्यूटर भाषा है और ये कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा को प्रदर्शित करता है? पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा को हम प्रोलॉग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रोलॉग। उसके बाद में नेक्स्ट स्थिति आती है, ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है या भाषा है जो कंप्यूटर की अन्य सभी भाषाओं को समझने से पहले सीखना जरूरी है। ये बेसिक, जैसा कि नाम है, बेसिक का मतलब आधारभूत भाषा। वैसे तो पूरा डिटेल नाम आप पढ़ चुके हैं, तो बेसिक अर्थात आधारभूत भाषा है जो अन्य सभी कंप्यूटर भाषाओं को सीखने से पहले सीखना अनिवार्य है, उसके बिना अन्य भाषाओं को सीखना संभव नहीं है। तो बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी भाषा या निम्न में से कौन सी भाषा अन्य कंप्यूटर भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहलाती है। तो सीधा ध्यान रखना है बेसिक, अर्थात जब तक बेसिक भाषा आपको नहीं आती है तब तक कंप्यूटर की किसी अन्य भाषा को सीखना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट स्थिति में ये शब्द तीसरी चौथी बार आया है, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर इनको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आप लिस्ट बना के देख लीजिए कि सबसे पहली पीढ़ी के अंदर जैसे निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, उसी तरीके से सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, इसी तरीके से थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी, और वैसे तो 6, 7 भी बताइए मैंने, लेकिन मैक्सिमम इम्पोर्टेंट 5 पीढ़ीज हैं। और अभी हम जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, जिसमें प्रोसेसर 10वीं पीढ़ी तक के आ चुके हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक शॉर्ट टर्म आता है IC, ठीक है। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। और इस चिप पर ये आपको शब्द ध्यान रखना है, रसायन विज्ञान में इसका प्रतीक होता है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर है, और इसकी परत किसके ऊपर चढ़ाई जाती है? चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। तो IC चिप पर किसकी परत चढ़ी होगी? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है, या हम इसको चालकता के रूप में ग्रेड के आधार पर प्रदर्शित करते हैं, तो माध्यमिक चालकता युक्त तत्व है। कंप्यूटर अशुद्धि को, ये बहुत अच्छा शब्द है, छोटा सा है, बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर एरर या अशुद्धि को हम क्या नाम देते हैं? बग, BUG कहते हैं। इसी तरीके से एक इंडिया के बारे में जानकारी है कि पुणे के CDEC के वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब 10 टू द पावर 9 करोड़, 100 करोड़ को 1 खरब कहते हैं, तो 10 टू द पावर 9 गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर जिसका नाम है परम 1000 का निर्माण किया है। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDEC के कार्यकारी निदेशक, ये नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर विजय P भास्कर। CDEC के कार्यकारी निदेशक विजय P भास्कर को पूरा श्रेय CDEC के रूप में परम 10,000 का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात भारत का यह सुपर कंप्यूटर है जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है? CDEC के द्वारा, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर विजय P भास्कर को दिया जाता है। और ये एक लिस्ट बना करके भी एक आपको पहले बताया जा चुका है कि भारत के अंदर कौन कौन से सुपर कंप्यूटर निर्मित है और किसने बनाए हैं, तो वो सब भी आपने वहाँ पे पहले देख रखे। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज, और ये है
बेंगलुरु, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी NAL के द्वारा बेंगलुरु ने कौन सा फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया। ये भी नाम पहले आ चुका है, फ्लो सॉल्वर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से परम 10,000 वो भी अभी आ चुका है, ऐसे ही अनुपम ये भी अभी आएगा। तो ये आपके भारतीय सुपर कंप्यूटर है जो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं या अलग अलग सेंटर्स के द्वारा निर्मित किए गए। उसके बाद में है कंप्यूटर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। एक आपको कंप्यूकेम करके एक प्रक्रिया बताई थी कि हम कंप्यूटर के अंदर ही होने रासायनिक अभिक्रियाओं को जो प्रायोगिक रूप से हो रही है उनको हम कंप्यूटर के माध्यम से भी करके देख सकते हैं कि उनकी क्षमता कितनी है, उनकी पावर कितनी है, करने की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और ये सभी की कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर ही अभिक्रिया को संपन्न करके, या कंप्यूटर में हम केवल रिएक्शन में A और B को जोड़ने से क्या बनेगा, या HCl के अंदर NaOH मिलाने से क्या बनेगा, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अवशोषित होगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्रियाविधि होगी, ये सभी हम उस सीधा कंप्यूटर या कंप्यूकेम के अंदर सीधा हम घर बैठे ही या एक जगह कंप्यूटर में इनकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको लेबोरेटरी में जाकर HCl में NaOH डाल करके उसकी ताप में परिवर्तन को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहते हैं। उससे हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इस परमाणु के विस्फोट के द्वारा कितनी ऊर्जा निष्कासित होगी, कितना नुकसान होगा, कितने एरिए तक इसका प्रभाव रहेगा, और उससे निकलने वाली गैसों का क्या सेकेंडरी प्रभाव होगा, रेडिएशंस का क्या सेकेंडरी प्रभाव होगा। ये सभी प्रक्रियाएं सब क्रिटिकल टेस्ट कहलाती है। और आजकल इसी टेस्ट से हम उस एटम बम की क्षमता को निर्धारित कर देते हैं। आपको मैन्युअली परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। ये सबसे तेज गति से प्रिंट करने का कार्य लेजर प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, अर्थात लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सबसे फास्ट कार्य करता है। ऐसा ही IBM, पूरा नाम आपको पहले भी आ चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है जिसके मालिक का नाम आप सभी को ध्यान है, बिल गेट्स है। IBM और एक और नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों ही कंपनियां हैं। सेम ऐसे ही Y2K संकट, ये आप एक और ध्यान रखें, Y2K का मतलब है ईयर 2000, K का मतलब 1000 होता है, तो ईयर 2000 अर्थात सन 2000 की बात कर रहे हैं, Y2K। तो ये Y2K संकट अर्थात ईयर 2000 तारीखों से संबंधित कंप्यूटर समस्या थी, जिसे Y2K संकट को हम मिलेनियन बग या कंप्यूटर वायरस कहते हैं। मिलेनियन बग या कंप्यूटर वायरस कहते हैं, इसकी जानकारी भी हम पहले ले चुके हैं। मॉडेम, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है और एग्जामों के अंदर कई बार इसको पूछा गया है। मोडेम, ठीक है, लिखा जाता है ऐसे मोडेम, ठीक है, दो हिस्से हैं MODEM, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, शॉर्ट में हम मोडेम कहते हैं। मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बीच में मोडेम का उपयोग किया जाता है। तो इस कंप्यूटर का मोडेम, फिर टेलीफोन लाइन, फिर वापस मोडेम, और उसके बाद में नेक्स्ट कंप्यूटर इसके साथ में जोड़ते हैं। तो ये मोडेम इंपॉर्टेंट शब्द है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? साइट, शॉर्ट फॉर्म है। जनरली हम इसी शब्द का उपयोग ज़्यादातर करते हैं, जबकि इसका पूरा नाम क्या है? वेब साइट कहते हैं, जिसकी अपने डिटेल में चर्चा कर रखी है। तो इंटरनेट से जुड़ा वह कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसी को हम क्या कहते हैं? साइट कहते हैं, और शॉर्ट नाम है वेबसाइट का। नेक्स्ट है अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क से सूचनाएं मोडेम की मदद से अपने कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं?
डाउनलोड कहते हैं। तो एक बार वापस सब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को हम डाउनलोड करना कहते हैं, या एक्सेप्ट करना, या अपने यहाँ पर सेव करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना कहते हैं, और यह मॉडेम के थ्रू संपन्न होता है। नेक्स्ट बात और है, अन्य कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से सूचना भेजना, अपलोड। तो दो नाम हो गए, डाउनलोड लेना, और ये दोनों शब्द बहुत बार आ चुके हैं। एक है डाउनलोड, ठीक है, दूसरा है अपलोड। अपलोड का मतलब है भेजना, वीडियो बनाया आपने YouTube पर या WhatsApp पर भेजा किसी को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपलोड करना, भेजना, ट्रांसफर करना, ठीक है। जबकि डाउनलोड का मतलब है कोई वीडियो है, फिल्म है, गाना है, फोटो है, या कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में संग्रहित करना, इकट्ठा करना, प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोड। और ये प्रोसेस किसकी सहायता से होता है, मॉडेम की सहायता से संपन्न होता है। तो अपलोडिंग भी मॉडेम की सहायता से, डाउनलोडिंग भी कंप्यूटर में मॉडेम की सहायता से होती है। तो अन्य कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर सूचनाएं भेजना क्या कहलाएगा, अपलोड, भेजना, डाउनलोड, ग्रहण करना। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त होना, क्रैश करना कहलाता है। ये शब्द कई बार आपने सुना होगा। कंप्यूटर के खराब होने की प्रक्रिया को या प्रोग्राम के करप्ट या खराब होने की प्रक्रिया को क्रैश होना कहते हैं। ज़्यादातर यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम शब्द काम में लेते हैं। क्रैश होना का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो है, चल रहा है, चलते चलते कंप्यूटर बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, तो इसके लिए हम क्रैश होना शब्द का उपयोग करते हैं कि विंडो क्रैश हो गया है या करप्ट हो गया है। भारत में प्रथम कंप्यूटरेरियम या कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट में पीसी कहते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर या होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या ब्रीफ केस कंप्यूटर आदि माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हम जनरली मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये उसमें आएंगे, टैब वगैरह उसमें आते हैं, आईफोन्स वगैरह या लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये सब भी पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से होम कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डायरी छोटी सी, या ब्रीफ केस कंप्यूटर, छोटे आकार के कंप्यूटर हैं, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखने हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणालियां, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं। अब ये माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे अगर मोबाइल कहे तो मोबाइल भी एक तरह से क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, चाहे आईपैड हो या सभी प्रकार के मोबाइल। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन प्रणालियां कौन कौन सी हैं, उसमें एक सीपीएम, इसी तरीके से मैक ओएस, ये ज़्यादातर एप्पल के मोबाइल्स या लैपटॉप, आईपॉड के अंदर काम में लिया जाता है। ऐसे ही डॉस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ रखे हैं, तीनों चारों नाम, पीसी डॉस, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, पर्सनल कंप्यूटर डॉस, इसी तरीके से प्रो डॉस या डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। नाम से पता चल जाएगा, डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जेनिक्स, ये भी यूनिक्स, ये भी विंडो, लिनक्स, ये सभी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन प्रणालियां कहलाते हैं जो कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट और है सीपीयू, आपने पढ़ भी रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। एक और आपको नाम बताया था सीपीयू, यूपीएस, एक आया था यूपीएस, जो कि यूपीएस तो आपकी बाहर से आने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम करता है, जबकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो कंप्यूटर का एक अनिवार्य भाग है। तो सीपीयू की गति को हम क्लॉक स्पीड में प्रदर्शित करते हैं। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड में, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि यह क्लॉक स्पीड किस में काम कर रहा है, कितनी क्लॉक स्पीड इसकी
है उसको हम देख सकते हैं, या प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेक किया जा सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश कमांड, ठीक है, कमांड या आदेश कहते हैं। इसी तरीके से दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है, जिसमें सैटेलाइट भी उसका एक पार्ट है जिसके थ्रू ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें एक एजुकेशन सैटेलाइट की आपको पहले बात बताई थी, एजुसेट, ठीक है। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटरों में भरी होती है। इन्हें तकनीकी भाषा में हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। अर्थात सारे कंप्यूटरों का एक जगह या एक सेंटर से कनेक्शन होता है, उसी सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, वेब सर्वर कहा जाता है। और ये वेब सर्वर बहुत बड़ी इकाई है जो सभी कंप्यूटरों के साथ में कनेक्ट रहती है। और अगर एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में जोड़ना है तो एक तो आता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मान लीजिए एक ही मकान में 4 कंप्यूटर चल रहे हैं, चारों कंप्यूटरों में कौन कौन से प्रोग्राम अभी देखे जा रहे हैं, तो हम आपस में उसको LAN के द्वारा जोड़ दें तो इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहा है या इसमें जो डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे में है वो तीसरे में, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अर्थात मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे साथ घर में अलग अलग कमरे में 4 कंप्यूटर पहले से ही चल रहे हैं, तो उस 4 कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर में कोई भी डाटा है, मैं इसी कंप्यूटर पर बैठ करके उस डाटा को ओपन कर सकता हूं, फाइल ओपन कर सकता हूं। तो इस प्रक्रिया को लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि बड़ी प्रक्रिया को हम, और ये होता अगर घर से बाहर है तो हमें सर्वर तक जाना पड़ेगा, और सर्वर से होते हुए ही हम किसी दूसरे कंप्यूटर में एंटर, सीधा तो एंटर सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये जरूर ध्यान रखना। जबकि LAN में हम कंप्यूटर के अंदर भी एंटर करके अंदर की फाइलों को निकाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को हम किस नाम से या कहां पर प्राप्त करते हैं, होम पेज से प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज, और होम पेज के अंदर मेन्यू है उससे प्राप्त करते हैं। और एक और शॉर्ट, ATM, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, पैसे निकालने की मशीन, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों के लिए शब्द आता है कि छोटे बच्चों को सिर्फ इतना सा ध्यान है, कार्ड लेके जाओ, ATM मशीन में डालो और पैसे वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। उनको ये पता नहीं बैंक में होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस आपको ध्यान रखना। ATM का फुल फॉर्म, और ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म। कि आविष्कारक का नाम यहाँ पर लिखा गया है जॉन शेफर्ड बॉर्नेस। कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के हैं, UK के। अमेरिका के 2 व्यक्ति नाम आपको दिए हुए हैं, जोएल एंजेल तथा रिचर्ड फ्रंकियल, 2 नाम यहाँ लिख रखे हैं, ने 1971 में मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार किया था। मोबाइल, या मोबाइल के लिए ये शब्द भी पहले काम में लिया जाता था, सेल फोन। तो फोन, मोबाइल फोन या सेल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, जोएल एंजेल और रिचर्ड फ्रैंकियल के द्वारा किया गया था। ये वैसे अतिरिक्त सूचना है लेकिन आपको ध्यान रखनी है। अब हम लास्ट में सूक्ष्म शब्द हैं उनको इलोबरेट कैसे करते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है, उसके लिए 2 स्लाइडों की बात कर रहे हैं। पहली स्लाइड ये है और उसके बाद नेक्स्ट इसकी लास्ट स्लाइड है। एक एक को मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, आप इसको ढंग से पॉज करके अच्छी तरह से इसको पढ़ें। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड के अंदर कंप्यूटर संबंधित कुछ शब्द संक्षेप हैं, कंप्यूटर संबंधी कुछ शब्द संक्षेप जिसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किए हुए हैं। वैसे इंपॉर्टेंट हैं वही लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। प्रक्रिया में जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो तो आपको आने ही चाहिए। शुरुआत करते हैं। ALU, ये CPU का पार्ट है और फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही एल्गोल, ये लैंग्वेज है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल कहा गया है। बेसिक, ये भी लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक आधारभूत भाषा बताया था। अन्य कंप्यूटर की भाषाओं को समझने से पहले हमें बेसिक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है।
उसी को बेसिक कहा गया है। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो बेसिक भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, एल्गोल भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऐसे ही पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेज है। कोबोल एक और आया था कमर्शियल यूज के लिए। ऐसे ही BCD बाइनरी कोडेड डिजिट या डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए BCD ये हटा दें, अल्फाबेटिकल आ जाएगा, तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए शब्द काम में लेते हैं। CPU इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऐसे ही CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कहीं पर भी अगर कोई चीज़ बन रही है और कंप्यूटर की कमांड के द्वारा या उसको कंट्रोल करने का काम कंप्यूटर करता है तो उसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसी तरीके से CT स्कैन, ये फुल फॉर्म पहले आ चुका है, और ये है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफ स्कैन, जिसको हम CAT स्कैन या कैट स्कैन कहते हैं। और इसके अंदर कैट स्कैन के अंदर जो एक एक्सरे आता है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट है CD, सीधा सा है, CD रूम, जिसका CD स्टार्टिंग के अंदर, और जनरली हम ये शब्द काम में लेते हैं, पूरा अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसे ही C डॉट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C डॉट डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C आगे लगा रखा है, सेंटर है। कोमल, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना है, खास है, ये एक डॉस, ये खास है। तो कोमल COMAL, कोमल, और पूरा नाम है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल, एल्गोल से बड़ा नाम है कोमल, जो कि कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहलाता है। इसी तरीके से डॉस, डॉस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क ड्राइव को या सॉफ्ट डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके लिए ऑपरेट करने के लिए हम ये इसका उपयोग करते हैं। ऐसे DTS डेस्कटॉप सिस्टम, ये सिंपल घरों में जो काम में लिए जाते हैं, एक जैसे अलग अलग नाम आपने सुने होंगे, इसी के आधार पर याद रह जाएगा। डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, पाम टॉप। डेस्कटॉप डेस्क के ऊपर रखे रहने वाला, छोटी सी साइज की होती है, पढ़ने के लिए हम काम में लेते हैं, डेस्क बोलते हैं उसको, ठीक है। टेबल के ऊपर रखने वाला टेबल टॉप, डेस्क के ऊपर छोटे स्टैंड पर रखने वाला, जैसे लैपटॉप है, इसको इसके साथ टेबल के ऊपर रखा जाए तो उसको टेबल टॉप। डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैप का मतलब आपके पाँव के ऊपर रख करके हम उसको, पाँव है उसके ऊपर रख करके काम करते हैं तो उसको हम लैपटॉप कहते हैं। हाथ के पाम हथेली पर रख कर काम में लिया जाए तो पाम टॉप, एक मैंने चित्र भी आपको बताया था, उसको भी एक बार देख लीजिए, पाम टॉप कहलाता। इसी तरीके से ये डेस्कटॉप कहलाता है, डेस्क के ऊपर रखे जाने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से प्रदर्शित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रिया देखें, शॉर्ट टर्म्स हैं, ये सारे आपको याद रखने। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, गणना के आधार पर है, ENIAC कहा जाता है। और यह प्रथम कंप्यूटर के लिए भी हम इसको नाम के रूप में काम में लेते हैं। ऐसे ही फैक्स, फैक्स का पूरा नाम आपको पहले ही बताया जा चुका है, फैक्स मशीन, या FAX फुल फॉर्म है फैसीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फैसीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, अर्थात यहाँ से मुझे यदि कोई चीज़ जेरोक्स के रूप में किसी दूसरी जगह भेजनी है तो उसके लिए मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा, फैक्स मशीन का, और यह पूरा नाम है फैसीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। ऐसे ही फ्लॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना है। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये शब्द पहले भी आया था, फ्लॉप्स मेगा फ्लॉप्स के रूप में। तो फ्लॉप्स क्या है, पूरा नाम फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। यह स्पीड को मैं प्रदर्शित करने के लिए हम काम में लेते हैं, CPU की स्पीड को प्रदर्शित करता या गति को दर्शाता। फोर्ट्रान लैंग्वेज है, इसको हम फोर्ट्रान को फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और LLL ट्रिपल L या L3 ये लो लेवल लैंग्वेज के लिए। ऐसे ही HTML हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज है, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे ही IBM कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी तरीके से IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी तरीके से ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के लिए एक स्मॉल ISH कहा जाता है, हॉटलाइन भी हम कहते हैं। ऐसे ही LAN, ये भी आपको बताया जा चुका, घर में या एक ही सेंटर के ऊपर या एक ही ऑफिस में कई कंप्यूटर आपस में जोड़ने के लिए LAN या लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ऐसे ही LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट,
ठीक है। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, जैसे LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऐसे ही हम लिक्विड डिस्प्ले यूनिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, बड़ा पोर्ट होता है। ऐसे ही LCD आ गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग को लिस्प कहते हैं, LISP लिस्प। और लास्ट है LLL, जो कि यहाँ बता चुके थे हम, HLL। और लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम शब्द काम में लेते हैं। और अब हम लास्ट बात कर रहे हैं कुछ और सूक्ष्म नामों को हम एलोबरेट कैसे करके प्रदर्शित करते हैं, या सूक्ष्म को बड़े में कैसे परिवर्तित करते हैं, वो आप देखें। माइक्र, MICR, माइक्रा कोड कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जैसे बैंकों के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, माइक्रा कोड बोलते हैं, MICR कोड, और इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इंपॉर्टेंट करना इसको। और बैंक में माइक्रा कोड प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है, उसी के माइक्रा कोड के आधार पर बैंक की पूरी प्रक्रिया प्रणाली चलती है। प्रत्येक ब्रांच का एक निश्चित नंबर होता है, जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के नाम से दर्शाया जाता है, माइक्रा कोड। ऐसे ही MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS। ऐसे ही MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। ऐसे ही मोडेम, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। ऐसे MPU, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, MPU, ये एक ध्यान रखना। ऐसे ही निकनेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, जो कि हम नाम के आगे इस तरीके से लिखा जाता है, वेबसाइट में हमने बताया था NIC, ये नाम पहले भी आया था, NIC नेट या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर या नेटवर्क कहलाता है। ऐसे ही OMR, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एग्जाम देते हैं उसमें जो OMR शीट आती है, उस OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। नेक्स्ट है PC डॉट, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही प्रूम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM, इसको पढ़ने का तरीका है अलग से, इसको P और उसके बाद में रोम, PROM, जैसे CD-ROM ऐसे PROM। P का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के रूप में हम दर्शाते हैं। ऐसे ही दो शब्द ये बहुत कॉमन काम में लिए जाते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट करना है इसको, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंबल, ये स्नोबॉल का मतलब है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही UPS, ये आपको बताया जा चुका है। CPU तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये है UPS, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अर्थात जो पावर सप्लाई आ रही है उसको बाधा रहित करना, इसका काम है, UPS कहलाता है। और UPS सुविधा भी देता है कि यदि लाइट चली गई है तो कंप्यूटर को शट डाउन करने तक का ये समय देता है, अर्थात बैकअप भी देता है। बिजली बैकअप, बैटरी होती है, बिजली बैकअप का काम भी करता है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LCD से पहले जो स्क्रीन आती थी, आज भी आती है सस्ते फ़ोन में, VDU स्क्रीन कहलाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, जो सिर्फ देखने लायक ही है, बड़ा छोटा करना संभव नहीं। ऐसे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक और नाम ध्यान रखना, जैसे हमने एक लिया था LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरीके से ये है WAN। W का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, L का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया में क्या आता है, लोकल एरिया में तो एक ही घर के या ऑफिस के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। वाइड एरिया के अंदर ऑफिस यदि काफ़ी बड़ा है, 15-20 बड़े या 15-20 मंजिल के मकान के या बिल्डिंग के अंदर इस तरह के ऑफिस बटे हुए हैं, तो उसमें विभिन्न कंप्यूटरों को अटैच करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो ये लैन और ये हो जाएगा वैन। लैन, वैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड बहुत ज़्यादा बड़ा या चौड़ा। ऐसे ही लास्ट है WWW, HTTPS ये आया था पहले, और WWW की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए काम में लेते हैं, और ये URL का नाम है, HTTPS
दो डॉट, दो स्लैश, www. यहाँ तक हम इसको URL कहते हैं। ये अपने पहले भी आ चुका है। तो यहाँ तक हमने जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रक्रियाएं थी उसको शॉर्ट के अंदर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़िए और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतने ही आपको इसकी जानकारी होगी और याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पढ़े हुए पूरे कंप्यूटर्स के अंदर जो सूचनाएं आपको दी थी या इंटरनेट से संबंधित सूचनाएं जो दी थी या इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वेबसाइट वगैरह के बारे में हमने अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं लेके वापस आपके सामने उपस्थित होता हूँ। थैंक यू सो मच।